सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सामंत कश्यप। ये है मुजफ्फरपुर बिहार से, 1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है पहले ये समझते हैं। दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव पंचग्रही योग लगा करके बैठा है, जहाँ नीच के शनि का मंगल ने नीच भंग किया है। गुरु, सूर्य और बुध, जहाँ गुरु तृतीय भाव के, सूर्य अष्टमेश, बुध जन्म कुंडली में षष्ठेश और मंगल इस कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति, जो कि इस कुंडली के लिए ये अच्छे नहीं होते। यानी कि यहाँ जो स्थिति बनी है वो भाग्य भाव के अधिपति के हो जाने से व्यक्ति का मोह बहुत है। वो हर एक चीज़ को पकड़ लेना चाहता है। मैं सीधे मुद्दे पे आके बात कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ से, अगर आपकी कुंडली में भी दशमांश कुंडली में नवम भाव के अधिपति कोई शुभग्रह बन करके चतुर्थ भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति हर एक चीज़ करना चाहता है। वो किसी भी एक चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता। वो गायकी भी करेगा, नृत्य भी करेगा, चित्रकारी भी करेगा, कला कौशल में निपुण होता नहीं और किसी भी चीज़ में निपुण नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि अगर वो गा भी रहा है तो बहुत अच्छा गा दे, अगर वो नृत्य कर रहा है तो बहुत अच्छा कर दे। ये ऐसा बुद्ध बना देते हैं। अगर दशमांश कुंडली का भाग्य भाव का अधिपति चतुर्थ में बैठ रहा हो और वो शुभग्रह जैसे बुद्ध नपुंसक ग्रह होते हैं और वो अगर है, तो यहाँ पे करियर को लेकर के जो कन्फ्यूज़न बन रही है वो इसी के कारण है। नवमांश कुंडली में 3 घर खाली और मंगल और राहु का अष्टम भाव में जाना, जहां मंगल चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, मानसिक भ्रम को कई गुना बढ़ा करके उसके व्यक्ति के जीवन के होप को कमजोर कर देते हैं। बहुत गंभीरता से ही विचार करने की बात होगी, नहीं तो करियर कहीं का भी नहीं रह जाता है। राहु का प्रभाव गुरु पे, गुरु का प्रभाव राहु पे, और ये मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में, ये ठीक नहीं होता। और दरअसल यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हैं केतु। तो शुक्र कौन है? दशम भाव के अधिपति। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अनुभव अगर लगा दे तो तुरंत ही काम कर जाए, पर ऐसा होगा नहीं। दरअसल इनकी कुंडली में ये माघ माह के जन्मे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है। और पंचम भाव पे जब इतने सारे ग्रह बैठेंगे तो द्वितीय भाव में नीच का राहु और यहाँ पे इतने सारे ग्रह, जहाँ सूर्य, शुक्र, बुध और शनि। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार बातूनी बना दे और वो किसी भी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा दिन तक टिक करके काम नहीं कर पाता है। कन्फ्यूज़न वाला क्षेत्र यहाँ मंगल दे देते हैं। उच्च के मंगल आपको जन्म स्थान से दूर जाने की सलाह दे रहे हैं और गुरु यहाँ पे व्यापार करने का सलाह दे रहे हैं। व्यापार करना पड़ता है, या कई बार अगर व्यक्ति नौकरी भी करे तो ये जो इतनी सारी स्थितियां बनी हैं, लग्न में गुरु बैठ करके जो इनको देख रहे हैं, चंद्रमा और केतु का जो ग्रहण दोष अष्टम भाव में लगा है दशम भाव के अधिपति होकर के, इसका एकमात्र परिणाम होगा कि व्यक्ति को कुछ दिन तक नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद व्यवसाय में जाना पड़ता है। ये तुला लग्न की कुंडली है, जहां अंततोगत्वा व्यक्ति को व्यवसाय ही करना पड़ता है, अन्यथा वो इधर उधर भटकता रहे। तो खुद की नौकरी और खुद का कारोबार कुछ भी स्थापित करें, पर जल्दी से। शनिवार को जन्मे हैं, दुखी हैं आप, और शनि जो है वो इस कुंडली में कुंभ राशि के बैठे हैं तो ये अपनी राशि के, पर ये सूर्य, शुक्र और शनि का प्रभाव ऐसा होगा कि व्यक्ति को कई बार बहुत सारे मामलों में अटक करके रहने वाला या अटक करके चलने वाला होता है। उसकी गति निरंतर एक जैसी नहीं होती है। इस कारण से व्यक्ति का करियर डमाडोल रहता है। दशम भाव के अधिपति उच्च के हैं, ये आपसे मेहनत लेंगे तब जाकर के आपको सफल बनाएंगे। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती तो शौर्य योग बन जाता, पर वो भी नहीं है, गुरु की दृष्टि नहीं है। दशम भाव में उच्च की राशि बनी है गुरु की, और यहाँ से केंद्र में बैठे हैं तो कुछ अच्छा है। मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे मंगल का प्रभाव है ज़्यादा, विवाह के लिए रिश्ते आते ही नहीं हैं। द्वितीय भाव में राहु नीच के, मंगल उच्च के बैठे हैं, होगी शादी, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। कई बार पत्नी की आयु कम होती है और पति की आयु ज़्यादा होती है, ऐसा है। मतभेद भी थोड़े बहुत बनते रहते हैं। वैसे आपकी कुंडली शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि की है, तो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं, परिणाम उनका अच्छा होता है, बुद्धिमान बनाते हैं और शांत भी बनाते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति शुद्ध और तात्विक लक्षणों से युक्त होता है, पर वो कई बार अपने लिए ही भाग्यशाली नहीं होता, कई बार अपने लिए ही भाग्यशाली नहीं होता है, और यही स्थिति इनकी कुंडली में भी बन रही है। आगे बढ़ने पे पता चलता है ये इस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में,
इस वजह से व्यवसाय करना चाहिए, पार्टनर ढूंढिए और व्यवसाय करिए। और इंद्र बालव कर्ण में जन्मे हैं, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास व्यावसायिक क्षमता बहुत अच्छी है। आप कुछ भी करेंगे व्यवसाय में सफल हो जाएंगे। गुरु तुला के, मैंने एक कार्यक्रम करके बनाया था बहुत पहले कि अब जब जन्म कुंडली में गुरु तुला राशि के बैठ जाएं और लग्न में और दशम स्थान में बैठ जाएं तो व्यक्ति को व्यवसाय कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, आपकी कुंडली में मंगल भाव से अच्छे नहीं बैठे हैं, बैठे अच्छे हैं, युवा होकर के बैठे हैं, कुमार अवस्था में बैठे हैं डिग्री के हिसाब से, और अवस्थागत वो जिस स्थिति में बैठे हैं वहाँ पे वो सूर्य और मंगल की डिग्री अगर मैं देखूंगा तो मंगल 23 डिग्री के और सूर्य 7 डिग्री से अस्त हो जाएंगे। मंगल को सूर्य ने अस्त किया है और वहीं पे आपकी कुंडली में बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है और शनि भी अस्त है। 4 ग्रह जन्म कुंडली में अस्त। लग्न में तुला राशि के गुरु और यहाँ के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी। मंगल का प्रभाव यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छा है, पर ये आपको टिकने नहीं देगा। आप अपने कुल देवता की उपासना करिए, आप कुल देवता की उपासक बनेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। धन भाव के अधिपति का उच्च का होना, माता से क्षेत्र लाभ और माता से धन लाभ अच्छा होता है। और कई बार माता और पिता दोनों का लाभ जो है वो संतुलन के साथ ही मिलता है। न तो बहुत ज़्यादा कोई निकट है, हालांकि निकट आपकी कुंडली में माता भी होंगी तो स्वास्थ्य से कमजोरी होंगी या आपका मन चित्त परेशान रहेगा। आप जो कन्फ्यूज़न में हो वो इसके कारण हो, ये ठीक नहीं है। राहु केतु का असर अष्टम भाव पे होता है तो कष्ट देते हैं। राहु केतु व्यक्ति को इतना ज़्यादा सोचवाने लगते हैं, इतना ज़्यादा उसके दिमाग में सवाल पैदा हो। मैंने कई बार ये बात कार्यक्रम में भी कही है कि अष्टम स्थान के राहु रैंडम इतनी सारी चीज़ें बदलाव करते हैं कि पूछो मत। यहाँ पे व्यक्ति सोचता बहुत है, किसी भी चीज़ पे चिंतन बहुत ज़्यादा करता है, बेवजह के फिक्र में पड़ने वाला होता है, अथाह विचार के सागर में गोते लगाता रहता है, कभी भी उनसे वो मुक्त नहीं हो पाते और बात को पकड़ करके बैठने वाला होता है, शर्तों पे जीने वाला होता है, जिस कारण उसके जीवन में कठिनाइयाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। अष्टम स्थान में राहु का और केतु का प्रभाव हो तो ये बात भी होती है, वो बेवजह की चिंताओं में अपने आप को मुक्त ही नहीं कर पाता है कभी भी उन सब चीज़ों से। मंगल यहाँ के लिए ठीक देखेंगे तो दाम्पत्य तो ठीक रहेगा, पर यहाँ के लिए गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। और यहाँ के अधिपति उच्च के होकर के बैठे हैं सूर्य, दशम स्थान के अधिपति होकर के चंद्रमा उच्च के बैठे और सूर्य से केंद्र में, ये गड़बड़ है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बुध से भी चंद्रमा केंद्र में, शनि से भी चंद्रमा केंद्र में, शुक्र से भी चंद्रमा केंद्र में, तो पत्नी तो सुंदर आए पर कई बार उसके भोजन के लिए भी आपको इकट्ठा करनी पड़े चीज़ें। तो इस वजह से अपने आप को संतुलित करने के लिए जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाने की आवश्यकता है। वैसे आपकी कुंडली में खाने पीने, रेस्टोरेंट से संबंधित, लाल चीज़ों से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दूध दही से संबंधित, कॉफ़ी वगैरह से संबंधित, फलों से संबंधित, ज़मीन से संबंधित आदि आदि चीज़ें, आपको इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद पशु की खरीद बिक्री का कारोबार भी आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा। पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में भी आप काम और हाथ आजमा सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं सामंत जी, आपकी कुंडली दशमांश कुंडली के रूप में थोड़ी सी कमज़ोर अवश्य बनेगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति नीच के बैठे हैं। अलग बात है कि उसका नीच भंग हुआ है, ये अलग है, मतलब आप उसको पहले ही दृष्टि में तो देख नहीं रहे, पहले पहल तो शनि नीच के हैं, दूसरे दृष्टि में आपने मंगल को ढूंढा तो वहीं बैठे हैं। पर इतने सारे ग्रहों से व्यक्ति कहीं के भी किसी एक क्षेत्र पे टिक नहीं पाता है। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं और कई बार लगातार व्यक्ति काम बदलता रहता है। तो अगर ऐसी बात आपके जीवन में न हो तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। आपकी कुंडली में लाभ भाव का अधिपति लाभ को देख रहा है और 4 ग्रहों के साथ नहीं 5 ग्रहों का प्रभाव यहाँ है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ भी है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ के लिए देगी, क्योंकि सूर्य भी उस भाव को देख रहा है। तो सूर्य मंगल, चलो ये दोनों तो ठीक देखे, क्योंकि मंगल ने मित्र की राशि को देखा है और सूर्य ने अपनी राशि को, पर यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, इस वजह से लाभ देर से भी मिल सकता है। क्योंकि इस कुंडली में शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वो कारक ग्रह है, आत्मकारक ग्रह के रूप में। अगर आपको मैं आपकी कुंडली में देखूं तो सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में उपस्थित है वो सूर्य ही, गुरु ही उपस्थित है। और गुरु आपकी कुंडली में कहाँ? लग्न में। इस आधार पे आप अगर इनकी कुंडली में गुरु को यहाँ देखते हैं तो यहाँ वो तुला के मेष के आ रहे हैं, जिसके अधिपति मंगल अष्टम में बैठे हैं, और यहाँ से किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव गुरु को प्रभावित नहीं कर रहा है।
अब ऐसी अवस्था में कि जब आप देखते हैं तो तुला राशि के अधिपति शुक्र 5 घर आगे और 5 घर आगे यहाँ पे तो मिथुन राशि बनती है। अब मिथुन राशि के अधिपति 3 नंबर से बनेंगे तो यहाँ पे भी यश मिले, पर थोड़े घूम घुमा करके। अब व्यक्ति कई जगह पे करियर में कंफ्यूज होगा, कभी सोचेगा ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, और वो एक चीज़ करियर को ही लेकर के नहीं, जीवन के प्रत्येक रिश्तों को भी लेकर के कंफ्यूज है। उसको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरे लिए कोई नहीं है और मैं बिल्कुल ही अकेला विलग सा हूँ। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु का ग्रहण व्यक्ति के मानसिक दक्षता को कमज़ोर करने में कोई भी कसर छोड़े नहीं। हाँ, अगर व्यक्ति टिक जाए तो जरूर सफल हो जाए, टिक जाए तो अवश्य ही सफल हो जाता है। आपकी कुंडली के लिए 5 तारीख अच्छी रहे, 10 और 11 नंबर की राशि के लोग अच्छे रहे, मतलब मकर और कुंभ। आपकी कुंडली में शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा रहे। विशाखा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिखा, रोहिणी, अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त और मृगशिरा, ये कुछ नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे रहेंगे। रोहिणी थोड़ी बहुत कमजोर होगी, इस वजह से इसमें कोई काम करने से बचिएगा। दिशा आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए पश्चिम बहुत ज़्यादा अच्छी रहे या पश्चिम ही सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये बात मैंने बताई। विवाह के लिए योग 2023 के अप्रैल से आएंगे और वो निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ा अच्छा योग होगा। हालांकि अभी गुरु भी आएंगे तो आपकी कुंडली में वो मेहनत ही करवाएंगे, क्योंकि वो वस्तुतः तुला के हैं और विचार करिए तो उनके ठीक आगे राहु बैठा है जो कि नीच का है। और आपकी कुंडली में विवाह के योग हैं, ससुराल क्षेत्र भी धनवान है, पर उनके साथ संबंधों में कन्फ्यूज़न की स्थिति भी रहेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष भी है। और वस्तुतः वो ग्रहण उतना मजबूत नहीं है, वो सिर्फ देखने को लगा है। 17 डिग्री के चंद्रमा हैं, 4 डिग्री के केतु हैं, तो उनको पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। तब तक जो है वो चंद्रमा की स्थिति अभी रहेगी और केतु भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रहण उस तरीके का नहीं होगा जैसा आप विचार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये परेशान करने के लिए काफ़ी है। अभी 13 डिग्री चंद्रमा को यहाँ भोगना है कि नहीं बात? तो ये जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं कमजोरी वाली बन रही है। टोटल मिलाकर के धन भाव की अधिपति की स्थिति ठीक है, माता से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। पराक्रम भाव के अधिपति लग्न में, भाई भी सहयोगी हो सकता है। चतुर्थ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में और पंचम के अधिपति पंचम में, तो इस वजह से व्यक्ति का एजुकेशन आरंभ में दिक्कत से होता है पर बाद में जाकर के वो ठीक हो जाए। और एक तरीके से कहें तो व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मध्यम आकार का या मध्यम जगत का मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं। पंचम के बाद छठवें भाव के अधिपति लग्न में, तो ऋण वगैरह का लेन देन मत करिएगा ज़्यादा। मंगल आपके उच्च के हैं, वैसे आपका कोई पैसा खा नहीं पाएगा, पर फिर भी मैं कहूँ तो आप ऋण में ना रहें तो ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि कन्या राशि के अधिपति बुध यहाँ पे नीचा विलासी हो रहा है, तो मुक्त होने में दिक्कत हो सकती है। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र हैं और वो पंचम में आ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का रिकॉग्निशन और व्यक्ति का रिसर्च कुछ लेवल तक काम करता है, उसके बाद वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। यानी कि जो आप सोचते हैं, जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ते हैं, वो आरंभ में आप पूरी मशक्क़त के साथ करते हैं, पर बाद में चल करके वो धीरे धीरे ढीला हो जाता है। ऐसा यहाँ से दिख रहा है। नवम भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली में पंचम में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के ऊपर पितरों का, व्यक्ति के ऊपर पूर्वजों का, व्यक्ति के ऊपर भाग्य का और व्यक्ति के ऊपर धर्म का लाभ मिलेगा, और इन सब जगहों से आपको लाभान्वित होते देख रहा हूँ। दशम भाव के अधिपति अगर अष्टम में बैठेंगे तो ये शौर्य योग बनाएंगे, मतलब करियर आपसे मेहनत ले और आप रेगुलर एक जैसे ना रह पाएं, कंटिन्यूअस आप किसी भी काम में दक्ष होने में आपको दिक्कत होती है। मतलब आपकी कुंडली में अगर अष्टम स्थान में दशम भाव के अधिपति बैठे हों और राहु केतु का प्रभाव हो, कोई भी अन्य ग्रह देख ना रहा हो, तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। और जितना सोचते हैं किसी विषय के बारे में, जो जल्दबाजी आपको है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा आपको, आपके स्वभाव को किसी एक शेप में लेके नहीं जा रहे हैं। व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जजमेंटल रिएक्शन ना करे और बहुत ही शांत होकर के, चित्त को स्थिर करके कैसे किसी काम को फलीभूत करना है, आप उस पर टिक करके रहेंगे तो निश्चित रूप से फलीभूत हो जाए। पर आपकी सबसे बड़ी समस्या उच्च का मंगल आपके मानसिक व्यथा की स्थिति को बढ़ा रहा है और व्यथित कर रहा है। हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए बजरंगबली की उपासना, मंदिर का दर्शन, गणेश जी के मंदिरों का जप, सूर्य की उपासना, मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, एकादशी का व्रत, रविवार को नमक ना खाना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत करिए, क्योंकि ये कुंडली शांत नहीं है। चंद्रमा अष्टम के कभी खराब ही होते हैं, अच्छे नहीं होते। मैंने तो अभी आज तक इनको बहुत अच्छा नहीं देखा है।
दशम भाव के अधिपति की स्थिति, एकादशवें भाव के अधिपति वो देंगे विलंब से, क्योंकि शनि के साथ प्रभाव में है। और कई बार व्यक्ति का संबंध पिता से भी थोड़ा कमज़ोर होता है। आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके पिता के साथ आपके संबंध कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, माता का स्वास्थ्य कैसा है और आपकी बुद्धि कैसी है। विकृत ना हो, कन्फ्यूज़न में ना रहें, दिक्कत हो तो शांत रहें, गांभीर्य धारण करने की आवश्यकता होगी और चित्त को चंचल ना करें। ये सब करने के लिए मैंने जो उपाय बताए हैं उसको आपको करना होगा। एकादशवें के बाद 12वें, ये क्रिएटिविटी में कई बार वो धार नहीं देते हैं जिसकी आवश्यकता है, या कई बार व्यक्ति जबरदस्ती किसी चीज़ में घुसना चाहता है, तो पहले अपने अंदर से उस चीज़ को निकालने की आवश्यकता है कि वस्तुतः आप कर क्या सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो व्यवसाय कोई भी अच्छा कर सकते हैं, जो भी मैंने नाम लिया है, जितनी भी चीज़ें बताई हैं। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का रहेगा। आप जो भी कारोबार करिएगा इस दिन में शुरू करिएगा। नक्षत्र मैंने बताए हैं, वही नक्षत्र अगर बीत रहा हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से वो काम कर सकते हैं। ये बात है। षडबल में मंगल और शनि ठीक हैं और आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम में सूर्य 50% का परिणाम करेंगे और अवस्थागत वो जन्म कुंडली में लाभेश होकर के कुमार अवस्था में है। तत्वतः वो कुंभ राशि में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए, तो इस राशि का अधिपति यही नहीं बैठा होता तो सूर्य की हालत और भी खराब हो जाती। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति को संतान का सुख भी दिक्कत से ही मिलता। और एक बात जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर आपकी कुंडली में बुध के बाद कमजोर ग्रह के रूप में गुरु ही देखे जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और तत्वतः वो भेद में नहीं है। ठीक है, बुध जन्म कुंडली में थोड़े कंफ्यूजन होंगे, शनि तो ठीक है। तो यहाँ पे जो परमानेंटली जो एक सॉल्यूशन मिलता है व्यक्ति को, वो विलंब से मिलता है। टोटल कहने का अर्थ है। तो अब चंद्रमा वो अवस्थागत ठीक हैं पर भावगत ठीक नहीं है। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के हैं तो थोड़े से बल के प्राप्त करने वाले बन जा रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में और बुध दोनों ठीक हो रहे हैं। गुरु भी ठीक हैं पर उनके पास अनुभव है पर वो दे नहीं रहे हैं आपको कुछ। शुक्र और शनि में शुक्र ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, आकृष्ट करने वाला होता है, बाल की अधिकता होती है शरीर में और भ्रिकुटी सटी हुई होती है। और कई बार व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी चीज़ के बारे में, सफल होने के बारे में सोच लेता है, मतलब उसका ये भ्रम है जो उसको जल्दी ही निकालता नहीं है। और शनि राहु केतु में से राहु और केतु की दशाएं आपके लिए कमज़ोर जा सकती हैं। मैं एक बात और भी कह दूं तो अभी आपकी कुंडली में राहु बीत गए हैं, अब आपकी कुंडली में आगे आ रहे हैं गुरु, उनका स्वागत करना चाहिए। कितने भी खराब होंगे तो राहु से तो खराब नहीं होंगे। वस्तुतः राहु ने आपको बहुत कुछ देने का प्रयास भी किया है पर वो सक्सेसफुल इसलिए आपको नहीं बना पाया क्योंकि वो स्वयं मृतप्राय था। अगर वो कुछ बलवान होता, डिग्री में उसके पास कुछ बल की स्थिति बनती तो निसंदेह कुछ ना कुछ आपको वो अब तक दे चुका होता, पर उसने भी आपको दिया नहीं। शायद गुरु दे दें, ये बात मैं देख रहा हूँ। लग्न के अधिपति का पंचम में जाना ठीक, धन के अधिपति का उच्च का होना ठीक, पराक्रम के अधिपति का लग्न में आना ठीक, चतुर्थ और पंचम के अधिपति का स्वग्रही होना ठीक, छठवें भाव के अधिपति का लग्न में जाना ठीक नहीं, सप्तम के अधिपति का उच्च का होना बहुत अच्छा, डेली बेसिस का इनकम ठीक रहेगा, अष्टम भाव के अधिपति का पंचम में जाना थोड़ा कमज़ोर, संतान और रिकग्निशन में देरी और कई बार व्यक्ति का दिमाग कलुषित होता है। नवम भाव के अधिपति का बहुत अच्छा, दशम भाव के अधिपति का ठीक ठाक, एकादशवें के अधिपति का बहुत अच्छा लाभ मिले और 12वें के अधिपति का पंचम में ठीक नहीं। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का 12वें ये थोड़ा कमज़ोर, हालांकि व्यक्ति सैया सुख के पीछे बहुत भागता है और कामुक होता है और उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा विचरण करने वाली होती है, कई जगहों पे घूम घुमा करके तब व्यक्ति किसी एक बिंदु पे जाता है। तो ये न करिएगा, लगातार काम मत बदलिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा और जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।